हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, नॉट वन, तीन। और तीन इस वजह से क्योंकि ये तीनों स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना, एक दूसरे से डिपेंडेंट है, एक दूसरे से समझे जाते हैं, तो इसलिए इन तीनों को एक साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। उन तीनों में पहले का नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, नंबर 1। नंबर 2 होगा आपके पास, उसको हम कहेंगे कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। नंबर 3, थर्ड होगा आपके जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली हम इन दो की बात करेंगे। ये एक एडिशनली मैंने जोड़ लिया था कि एक साथ कवर हो जाए, है ना, इसलिए मैंने इसको एडिशनली जोड़ लिया। बाकी हम सिर्फ और सिर्फ इन दो की बात करेंगे और बहुत अच्छे से बात करेंगे। अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स कंसीडर करेंगे, किस किस तरह का क्या क्या सिनेरियो बनता है, किस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो उन सब की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से। तो इसको हम डिनोट करते हैं DOF से, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जहां भी दिखे DOF मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने किसकी बात की थी कि हम ये MSc की जो क्लासिकल मैकेनिक्स है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। जो प्रॉब्लम्स का स्टैंडर्ड होगा वो, हालांकि प्रॉब्लम्स तो BSc की तरह ही होगी लेकिन उनको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, है ना। अब एक बात ध्यान देने लायक है, क्या है कि जब भी हम ऐसे बोले कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्लासिकल मैकेनिक्स में खास तौर से कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। समझ पा रहे हो? उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है, और वो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका कैसा होगा, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास कोई एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर कोई एक मास m है, इस मास m के ऊपर आप कोई फोर्स लगाते हो, है ना, तो ये पार्टिकल क्या हो जाता है, ये एक्सेलरेटेड हो जाता है ना, एक्सेलरेटेड हो जाता है। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से आप क्या बता सकते हो, ये जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, F इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होगा, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, क्या ये पोजीशन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है या नहीं है। चलो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो F का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो इसके बराबर होगा d²x/dt², हाँ या ना। अब यहां से क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d²x/dt² विल बी इक्वल टू, इसको हम इधर ले तो माइनस का F/m इक्वल टू 0। बताओ क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, x डबल डॉट, m को इस साइड ले आए, mx डबल डॉट माइनस f इक्वल टू 0। तो ये क्या होगी आपकी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो जहां भी x डॉट दिखे, x डॉट का मतलब है dx/dt, ठीक है, और जहां भी आपको x डबल डॉट दिखे मतलब इस पोजीशन का डबल टाइम डेरिवेटिव d²x/dt²। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। ये हम बार बार यही नोटेशन यूज लेंगे, x डॉट और x डबल डॉट, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इस पार्टिकल के लिए ये पर्टिकुलर इक्वेशन ऑफ मोशन है, और यहां से आपको दिख रहा है पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। तो ये हमारा मोटिव, फाइनली जो मुद्दा होगा वो क्या होगा, एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंचना, और डिफरेंशियल इक्वेशन ही उस पार्टिकल के लिए जो आगे का जो फ्यूचर है वो डिटरमाइन कर देगी। हालांकि फ्यूचर डिटरमाइन एग्जैक्टली हम तब कर पाते हैं, क्लासिकल पार्टिकल के लिए तब कर पाते हैं जब हमारे पास उस पार्टिकल के लिए एक तो क्या हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, और दूसरा क्या हो, इनिशियल पोजीशन हो, तब हम उसका एग्जैक्ट पाथ उसका ट्रेस कर देंगे फ्यूचर का। देखो हमें फोर्स पता है, पहली बात फोर्स पता है, दूसरा जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो कांस्टेंट आएंगे,
समझ पा रहे हो? देखो पहली बार हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, फिर दूसरी बार इंटीग्रेशन करेंगे तब x इक्वल टू समथिंग जो आएगा, हमारे पास दो कांस्टेंट आ जाएंगे a और सपोज दैट v नॉट, है ना, दो कांस्टेंट आ जाएंगे। तो हमें दो कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। दो कांस्टेंट कौन से होंगे? एक तो आपका कौन सा होगा? इनिशियल वेलोसिटी, और एक क्या होगा? इनिशियल पोजीशन। अगर दो कांस्टेंट पता है, अप्लाइड फोर्स पता है, तो हम उसका क्या कर देंगे? फ्यूचर डिटरमाइन कर देंगे, उसका पाथ ट्रेस कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना। समझ पा रहे हो? हाँ। अब देखो, अब हम क्लासिकल में अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, है ना, इक्वेशन अप्लाई करेंगे। वो इक्वेशन हमारे पास किससे आएगी? हैमिल्टन्स प्रिंसिपल से वो इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। उस इक्वेशन के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, या फिर पर्टिकुलर पार्टिकल या पर्टिकुलर सिस्टम के मोशन को बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत है हमें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई भी सिस्टम लिया आपने, उस सिस्टम का मोशन आप स्टडी कर रहे हो, उस मोशन को बताने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, वो हमें जरूरत है। और वही उसी को हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को हम दो तरीके से समझते हैं। पहला तरीका, कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल या पर्टिकुलर सिस्टम, है ना, वो कितने अलग अलग तरीके से मोशन कर सकता है, ठीक है। कोई भी सिस्टम कितने अलग अलग तरह के मोशन कर सकता है, उसको हम कहेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, पहली बात। दूसरा तरीका, किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल या पर्टिकुलर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए, या फिर वो पार्टिकल या वो सिस्टम किस तरह से मोशन कर रहा है, वो मोशन बताने के लिए हमें कितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, उसको हम क्या कहते हैं? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। देखो अब इसको हम क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं इस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की। देखो कैसे, हम सबसे पहले क्या लेंगे, मान लेते हैं ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये हमने कह दिया, ये सपोज दैट एक्स डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या होगा? वाई एक्सिस होगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? जेड एक्सिस हो जाएगा, ठीक है बात। अब मैं कोई एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर करता हूं, ठीक है, छोटा सा। देखो जब भी हम क्लासिकल में पार्टिकल की बात करें तो आप एक छोटी सी बॉल को इमेजिन करोगे, समझ पा रहे हो? इस छोटी सी बॉल को इमेजिन करोगे जब भी हम पार्टिकल की बात करें तो। अब क्लासिकल में होता है क्या, हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं जिनके अंदर पार्टिकल का साइज ना तो बहुत ज्यादा छोटा हो और ना ही बहुत ज्यादा बड़ा हो। समझ पा रहे हो? क्लासिकल मैकेनिक्स में हम वही सॉल्व करते हैं जिनमें पार्टिकल का साइज लगभग पॉइंट पार्टिकल जैसा हो, है ना। हम पार्टिकल बोलें तो पार्टिकल मतलब ऐसा पार्टिकल जो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, है ना, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे, उसको हम पॉइंट पार्टिकल कहते हैं, है ना। हालांकि देखो कोई भी पार्टिकल होगा वो सर्टेन स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन एक पॉइंट टाइप में जो टेंड्स टू जीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे। समझ पा रहे हो? उसको हम पार्टिकल कहेंगे। तो जब भी पार्टिकल कहें तो आप एक बॉल को इमेजिन करोगे, ठीक है। ये हम मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है, हालांकि ये एक रिजिड बॉडी है। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाओ तो ये बहुत से छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना होता है, और पार्टिकल से मिलके बन के एक रिजिड बॉडी बन जाता है ना। उसकी बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ इसको एक पॉइंट पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इतनी बात। अब बात करते हैं आगे, क्या है? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्या हो जाएगा? इसका ओरिजिन हो जाएगा। अब मैंने इस पार्टिकल को ओरिजिन पे रख दिया। अब ये पार्टिकल कितने अलग अलग तरह के मोशन कर सकता है? ये अकेला पार्टिकल या तो एक्स एक्सिस में जा सकता है, या आपके वाई एक्सिस में जा सकता है, या आपके जेड एक्सिस में जा सकता है। तो इसके कितने तरह के मोशन हो गए? तीन तरह के मोशन हो गए, तीन ट्रांसलेशन मोशन हो गए, ठीक है। तीन क्या हो गए? ट्रांसलेशन मोशन हो गए। तो इसका मतलब इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? तीन हो गए। तीन इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ये अकेला पार्टिकल रोटेट नहीं कर सकता, यह आप बात ध्यान रखेंगे। अकेला पार्टिकल रोटेट नहीं कर सकता, ठीक है, पहली बात। दूसरी, हम इसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं ना। तो पहला तरीका, तीन तरह के मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, तो तीन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। दूसरा तरीका, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल कहीं भी है, मान लो ये पार्टिकल यहां पे है, ठीक है, तो इस
इसके पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, या फिर कहेंगे इसके मोशन को बताने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। तो देखो ये पार्टिकल कैसे भी मूव कर सकता है, समझ पा रहे हो। मान लो ये यहां पे है, तो ये इसका ये यहां से ये कितना हो गया, देखो ये एक्स एक्सिस होगा, तो ये आपके ये एक्स डिस्टेंस होगी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। फिर ये y पे हम परपेंडिकुलर डाल देंगे, y आ जाएगा, फिर ये z का वैल्यू बता देंगे। तो इसका जो कोऑर्डिनेट वो बता देंगे हम p x y z, ये हम बता देंगे। तो इसके मोशन को बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, तो 3 ही क्या हो जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। नेक्स्ट, अगर हम 2 पार्टिकल कंसीडर करें, तो मान लेते हैं हम एक और पार्टिकल हमने कंसीडर कर लिया। अब ये पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए, है ना, या फिर इस पार्टिकल के हम पोजीशन नहीं कहेंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वहां पोजीशन नहीं कहेंगे, हम कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे, है ना। ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ़िगरेशन। मतलब पार्टिकल के मोशन, कंप्लीट मोशन को आपने बताना है, ठीक है। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह का ये मोशन कर रहा है, वो मोशन बताने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए आपको, 3 चाहिए इसके लिए। 3 कौन से हो गए, हम कह देंगे इसके लिए भैया x1 y1 और z1 चाहिए। अब दूसरा पार्टिकल कहेगा कि भाई मैं भी तो घूमूंगा, ये भी घूमेगा, तो ये इसके लिए कितने चाहिए, x2 y2 और z2। समझ गए। अब ये एक सिस्टम बन गया हमारा, 2 पार्टिकल का एक सिस्टम बन गया। ये 2 पार्टिकल कैसे मूव कर सकते हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम बन गया। इस 2 पार्टिकल सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3 और 3 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। समझ पा रहे हो। वैसे अगर हम 3 पार्टिकल लें तो कितनी हो जाएगी, 3 उसके लिए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अगर हम ऐसे ही करते करते n पार्टिकल लें तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3n। समझ पा रहे हो। देखो ये 3n तब है जब हमारा ये जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या फिर फिजिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिनमें 3 ही डायरेक्शन होती है, 3 ही एक्सेस की बात करते हैं, और इसलिए यहाँ पे 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, क्या है कि इतनी बात तो हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात होगी, अब हम इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। समझ पा रहे हो। पार्टिकल्स को हम बाउंड करेंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, और रिस्ट्रिक्शन लगाने को ही हम क्लासिकल मैकेनिक्स में कहते हैं कि हमने क्या लगाया, इस पार्टिकल के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाया। तो कंस्ट्रेंट का सीधा सीधा मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस। क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस होता है, कंस्ट्रेंट का सीधा मतलब, है ना। अब रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाएंगे, मान लो ये अकेला पार्टिकल घूम रहा था तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दोनों घूम रहे थे तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम इन दोनों पार्टिकल को बांध दें, समझ पा रहे हो, अगर दोनों पार्टिकल को बांध दे तो क्या होगा, देखो एक बार बांध के देते हैं। ये मेरे पास एक है ऑलरेडी, और ये हम इसको यहां से बांध देते हैं। भाई जुगाड़ करना आप भी सीख जाओ, काम आएगा, ठीक है। ये हो नहीं रहा भैया, उम्मीद है कि बंद गया होगा। ये हमारा ये पार्टिकल, समझ पा रहे हो। ध्यान से देखो, मेरे पास 2 पार्टिकल हैं, एक ही हो गया, एक ही हो गया। पहले दोनों आपस में कैसे भी मूव कर रहे थे, अब मैंने इनको क्या कर दिया, बांध दिया, ठीक है। मैंने इनको बांध दिया, बांधने से क्या होगा, क्या इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे फर्क पड़ेगा। देखो पहले तो, अब देखो, अब ध्यान से देखो कैसे फर्क पड़ेगा, मैं बताता हूं। ये ओरिजिन है, हमने इस पार्टिकल को मान लो अब ये एज अ सिस्टम घूम जाएगा, ये अकेला पार्टिकल नहीं जा सकता, है ना। तो हमने क्या लगा दिया, इस पार्टिकल के ऊपर, या कह दो इस पार्टिकल के ऊपर एक कंस्टेंट लगा दिया। तो मान लो ये किसी इंस्टेंट के ऊपर यहां पे है, ठीक है। तो इसके लिए इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आपको कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, या कह दो इसके, ये अगर कैसे भी मोशन कर रहा है तो कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसके लिए हम कह देते हैं कि हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, x1 y1 और z1, ये 3 कोऑर्डिनेट हो गए। तो किसी इंस्टेंट के ऊपर ये पार्टिकल कहाँ आ गया, यहां पे आ गया। समझ पा रहे हो। अब ये जो दूसरा पार्टिकल है इसको हमने बांध दिया यहां पे, यहां पे बांध रखा हमने इसको। अब ये पार्टिकल कितने अलग अलग तरह के मोशन कर सकता है,
चलो ये पार्टिकल कितने अलग अलग तरह के मोशन कर सकता है। देखो हमने इसको फिक्स कर दिया, मान लेते हैं। अब ये कितने तरह के मोशन करेगा, या तो ये इस तरह से रोटेट हो जाए, देखो ध्यान से देखो, या तो इस तरह से रोटेट हो जाए, या फिर ये इस तरह से रोटेट हो जाए। देखो दोबारा दिखा रहा हूं, ये हमने फिक्स कर दिया, या तो ये इस तरह से रोटेट हो जाए इस प्लेन में, इस प्लेन में, और या फिर ये इस तरह से रोटेट हो जाए इस तरह से। ये फिक्स है और ये अकेला रोटेट कर रहा है, समझ पा रहे हो, ये अकेला रोटेट कर रहा है। तो कितने तरह के मोशन हो गए ये, देखो इसके 3 मोशन कौन से हो गए, इसके 3 हो गए, 3 ट्रांसलेशनल, और इसके कितने हो गए, 2 रोटेशनल। अब आप कहोगे तीसरा भी तो रोटेशन हो सकता है, तीसरा कैसे हो सकता है। देखो अब देखो, ये एक तो ये हो गया है, और दूसरा ये हो गया। अब मान लो ऐसे घूमेगा, तो वो क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, समझ पा रहे हो, वो इंडिपेंडेंट रोटेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। देखो पहला ये जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन है वो कौन से प्लेन में, वो आपका एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है। और ये जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन है वो किस में है आपका, ये तो कौन सा चेंज हो रहा है, जेड चेंज हो रहा है, और दूसरा कौन सा चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, वाई कांस्टेंट है। तो ये कौन से प्लेन में है, एक्स और जेड प्लेन में है ये वाला। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, ध्यान से देखना, ऐसे रोटेट करूं या ऐसे रोटेट करूं, क्या कोई फर्क पड़ रहा है। देखो ऐसे भी तो रोटेट कर सकते हैं ना, ये भी एक रोटेशन है। क्या आपको दिख भी रहा है, इवन इनफैक्ट क्या है, आपको दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपको दिख भी रहा है ये रोटेशन, हालांकि ये रोटेशन हो रहा है, आप मेरी अंगुलियों से देख सकते हो, है ना। लेकिन इस रोटेशन का कोई मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये रोटेशन हो या ना हो, ये कह दो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को अफेक्ट नहीं करा, ये एक टाइप का मोशन नहीं है, ये एक टाइप का मोशन नहीं है। ये रोटेशन आपको तब दिख रहा है जब ये जो एक्सिस है आपका, ये जो एक्सिस है वो आपका एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, और ये जो पार्टिकल है ये भी आपका एक्सटेंडेड है। अगर यही पार्टिकल को हम पॉइंट पार्टिकल माने, ये भी पॉइंट पार्टिकल, और ये जो एक्सिस है ये भी लगभग लगभग ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन हो, तो वो जो रोटेशन है वो आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब इस पार्टिकल के लिए, इस पार्टिकल के लिए कितने तरह के मोशन हो गए, 2 तरह के मोशन हो गए। 2 कौन से हो गए, रोटेशनल। इसको हमने अगर फिक्स कर दिया तो अब अगर ये अकेला कितने तरह के मोशन कर सकता है, ट्रांसलेशनल, समझ पा रहे हो। तो टोटल कितने मोशन हो गए, 5 मोशन हो गए, ठीक है। अब एक बात ध्यान रहे, क्या है कि अगर हम इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं, सिर्फ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स का मोशन कंसीडर करते हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा मोशन होगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। जब हम पार्टिकल्स को बाउंड कर देते हैं, ये तो हमने 2 पार्टिकल को बाउंड किया है, अगर मैं तीसरा पार्टिकल और लूं, उसको इसके साथ बाउंड कर दूं, ठीक है, तब ये क्या बन जाता है, एक रिजिड बॉडी बन जाता है। पार्टिकल्स को बाउंड किया तो क्या बन गया, रिजिड बॉडी बन गया। जब बॉडी क्या बन गया, रिजिड बन गया, उस केस में हम रोटेशन कंसीडर करते हैं। तो फॉर पार्टिकल्स ओनली ट्रांसलेशनल, ठीक है। और रिजिड बॉडी, जब आपका क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी, तो कौन सा हो जाएगा आपके पास, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, दोनों आ जाएंगे। समझ पा रहे हो बात को। ये अकेला एज ए रिजिड बॉडी मूव भी कर सकता है, तो 3 क्या हो गए, ट्रांसलेशनल हो गए, और 2 क्या हो गए, 1 और 2 रोटेशनल हो गए। ये आपका रोटेशनल नहीं हुआ, समझ पा रहे हो, ठीक है। इतनी बात हुई। हाँ, एक तरीका, दूसरा तरीका, ये तो हमने मोशन से बात की। दूसरा देखो, इस पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए थे, कौन से, एक्स वाई जेड, ये हमने बता दिया। अब ये जो पार्टिकल वो कितने तरह के मोशन कर सकता है, 2, ठीक है। तो अब देखो इसके 2 कौन से होंगे, एक तो ये हो गया, और एक कौन सा हो गया, कुछ इस तरह का, ध्यान से देखना, ये नॉट एक्यूरेट, मुझे थोड़ा सा एक्यूरेट बनाने दीजिए, देखना, अब आपको दिखेगा ये हमारा, ये कौन सा हो गया, ये अकेला वो पार्टिकल हो गया, ठीक है। और दूसरा पार्टिकल कहां पे आ गया, ये यहां पे आ गया, समझ पा रहे हो। जब ये पार्टिकल देखो, या तो ये इस तरह का मोशन करेगा, तब कौन सा कोऑर्डिनेट की हमें जरूरत पड़ेगी, फाई की जरूरत पड़ेगी। रिकॉल करो, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को रिकॉल करो, उसके अंदर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक तो आर होता है, एक थीटा होता है, एक फाई होता है। तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल से इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस आर है,
आर क्या है हमारे पास, फिक्स है, आर क्या है हमारे पास, फिक्स है, ठीक है। अगर आर फिक्स है तो अगर ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो कौन सा कोऑर्डिनेट बदल रहा है, फाई बदल रहा है। फाई कोऑर्डिनेट हम कहां से मेजर करते हैं, इस एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, इस एक्स एक्सिस से हम फाई मेजर करते हैं। तो अगर ये ऐसे मोशन करता है तो कौन से कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है, हमें फाई की जरूरत पड़ती है। और जब यही पार्टिकल आपका ऐसे मोशन कर सकता है, ऊपर नीचे इस तरह का मोशन करता है, तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, थीटा की जरूरत पड़ती है। थीटा हम मेजर करते हैं इस जेड एक्सिस से, जो एंगल है इस जेड एक्सिस से, मान लो किसी इंस्टेंट पे ये यहाँ पे है, तो ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ पा रहे हो। तो इस पार्टिकल की इस नॉट पार्टिकल, इस सिस्टम की, एक ये पार्टिकल हो गया, एक ये पार्टिकल हो गया, ये जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए आपको 5 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है। उन 5 का नाम है, इसके लिए तो आ गया आपके पास एक्स वाई जेड, और इसके लिए आ गया आपके पास थीटा और फाई। सिर्फ 5 कोऑर्डिनेट हो गए। समझ पा रहे हो, ये बात समझ पा रहे हो, ठीक है। हाँ, हालांकि अब देखो आप कहाँ उलझ सकते हो, उलझने का मतलब देखो यहाँ एक जगह उलझ सकते हो, कहाँ कि अगर आपको स्फेरिकल का नॉलेज नहीं है, ध्यान देखना, अगर आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का नॉलेज नहीं है तो आप कौन से कोऑर्डिनेट की बात करोगे, कार्टेशियन की। कार्टेशियन की बात करोगे तो देखो ये अकेला पार्टिकल अगर मूव करे तो 3 कोऑर्डिनेट, इसकी तो बात फिक्स है, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। अब ये देखो आप क्या बोलोगे कि भैया ये तो वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जब आपका ये पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो 2 कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, कौन से, एक तो वाई बदल रहा है, क्योंकि देखो ये वाई बदल गया, और एक ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स में, तो कौन से कोऑर्डिनेट बदल गए, एक्स और वाई बदल गए। और जब ये ऊपर नीचे जाएगा तब कौन से कोऑर्डिनेट बदल गए आपके पास, जेड बदल गया और एक्स बदल गया, वाई फिक्स हो गया। तो इसका मतलब इसके लिए भी आपके 3 ही कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं। समझ पा रहे हो ना, आप जहां उलझ सकते हो यहीं उलझ सकते हो कि इसके लिए भी 3 कोऑर्डिनेट, यहां पे भी 2 और 2 यहां पे, तो इसका मतलब 3 कोऑर्डिनेट इसके लिए चाहिए, 3 इसके लिए चाहिए। लेकिन बाबू बात ये नहीं है, यहां पे मत उलझ जाना, ठीक है। यहां पे अब एक, हाँ देखो गलती से हम सीखते हैं, गलती हमने जो की उससे हमने सीखा क्या, सीखा ये कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बताने के लिए या फिर आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा वो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे जिसके अंदर हमें कोई ना कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाए। समझ पा रहे हो, कम से कम डिग्री ऑफ फ्रीडम की हमें जरूरत पड़े। तो अब देखो हम स्फेरिकल यूज किया, तो अब देखो इस पार्टिकल से इस पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है, वो डिस्टेंस फिक्स है ना, तो आर फिक्स हो गया। अब देखो जब ये ऐसे मूव करेगा तो क्या बदल रहा है, फाई बदल रहा है, और जब ये ऐसे मूव करेगा या ऐसे मूव करेगा तो क्या बदल रहा है, थीटा बदल रहा है। समझ पा रहे हो, ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस से एंगल बदल रहा है थीटा, और जब ये ऐसे हो रहा है तो फाई बदल रहा है ना, तो 2 ही कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, आर नहीं बदल रहा। बात समझ पा रहे हो, ये बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या बढ़ेंगे, हमने 2 पार्टिकल को बाउंड किया अब तक, अगर मैं तीसरा पार्टिकल और ले लूं तो, हाँ तीसरा पार्टिकल, अब एक हमारे पास एक फॉर्मूला भी आएगा, ध्यान रखना। जब हमारे पास देखो 2 पार्टिकल थे, दोनों अलग अलग थे, तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमने इनको बाउंड किया, दोनों को बाउंड किया, तो बाउंड करते ही डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम हो गया, तो एक हमने क्या लगाया, कंस्ट्रेंट लगाया, एक हमने क्या लगाया, कंस्ट्रेंट लगाया। कंस्ट्रेंट लगाने से डिग्री ऑफ फ्रीडम एक कम हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 3n जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किसके बराबर हो गया, 3n माइनस कंस्टेंट। अभी तक इतनी बात, हाँ अभी फॉर्मूला नहीं देना चाहिए, हालांकि एक ही हमने सोल्व किया, तो अभी नहीं दे सकते, आगे देंगे, अभी चलो होल्ड पे रखो इसको, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हमने 2 पार्टिकल की बात कर ली, अब हम किसकी बात करेंगे, 3 पार्टिकल की बात करेंगे, ठीक है। तो मान लो ये 3, 1 2 और 3। अब ध्यान से देखो, जब ये तीनों अलग अलग मूव कर रहे थे तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, 3 इसके लिए, तो कितने हो गए, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रीली में कितने हो गए, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब एक को बाउंड किया तो अब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गया, तो -1, ठीक है, 9 - 1 हो गया, देखो 9 - 1 हो गया। फिर हम इसको बाउंड कर देंगे, मान लीजिए इसको बाउंड कर देते हैं, तो अब एक और कम हो गया, तो कितना हो गया, एक और कम हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं,
हम क्या करते हैं, इसको बाउंड कर देते हैं, इसको बाउंड कर दिया तो एक और कम हो गया। हाँ, समझ गए, तीनों को हमने बाउंड कर दिया, तीनों पार्टिकल को हमने बांध दिया, तो इसके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, ये डिस्टेंस फिक्स है और ये डिस्टेंस फिक्स है। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास कितने हो गए, 6 हो गए, कह दो हाँ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। ठीक है बात। तो इसका मतलब जितने पार्टिकल्स के बीच का पेयर बन रहा है, जितने पार्टिकल्स के बीच का पेयर बन रहा है उतने डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो रहे हैं। यहां पेयर कितने बने, एक ये पेयर, दो ये पेयर, तीन ये पेयर, तीन पेयर बने और तीन हमारे पास क्या कम हो गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो गए, है ना। तो इसका मतलब क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3n माइनस नंबर ऑफ पेयर। क्या इसको ऐसे कह सकते हैं, नंबर ऑफ पेयर? हाँ कह सकते हैं। अब देखो, अब नंबर ऑफ पेयर क्या होते हैं, नंबर ऑफ पेयर का फॉर्मूला अगर आपको पता हो तो क्या होता है, nc2 by 2, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, n-1 by 2, ये फॉर्मूला होता है। अब मान लो जैसे अब हमारे पास अगर दो पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है, दो पार्टिकल की बात, तो दो पार्टिकल केस में तो 3n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, माइनस 2 और 2 माइनस 1, तो ये 2 से 2 गया, माइनस 1, तो वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। हम ठीक जा रहे हैं, 5 कोऑर्डिनेट की जरूरत थी हमें। अब मान लो हम कितने पार्टिकल कंसीडर करते हैं, 3 पार्टिकल, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, 3n मतलब 9 माइनस 3 माइनस 2, तो 2 से 2 गया, तो माइनस 3 कितना वैल्यू आ गया, 6 वैल्यू आ गया। ठीक जा रहे हैं हम। अब मान लो हम 4 की बात करें, 4 की बात करते हैं, 4 के लिए कितना हो जाएगा, 12 माइनस कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3, तो ये 2 और 3 दूनी 6, तो ये 6, तो कितना आ गया, 6 आ गया, स्टिल 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही जा रहे हैं हम। अगर हम n का वैल्यू बढ़ाते जाएं, कितना करें, 6 करते हैं, 7 करते हैं, 8 पुट करके देखते हैं, 8 दिए 24, 24, n का वैल्यू 8 रखा है, माइनस कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 बट्टा 2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 4, तो 32, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 माइनस 32, ये वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 6 और 2 8, ठीक है, 8 आ गया। और 8 कैसा है, माइनस का है, माइनस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, माइनस का डिग्री ऑफ फ्रीडम, डज इट मेक एनी सेंस, कह दो नहीं। भाई माइनस का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है भाई, हैं? तो इसका मतलब हम जो जा रहे हैं वो तो गलत जा रहे हैं फिर, हाँ तो गड़बड़ हो गया मामला। देखो, अगर चीजें गलत आ रही है इसका मतलब हमने जो तरीका फॉलो किया वो तरीका गलत है, हमेशा ये बात ध्यान रखना, जिस तरीके से हम जा रहे हैं वो तरीका गलत है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरीके से नहीं लिखे जा सकते, समझ पा रहे हो, नंबर ऑफ पेयर से नहीं बताए जा सकते। ये आपका तरीका तब तक ही वैलिड है जब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने तक जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं, 6 तक जा रहे हैं। उसके बाद सपोज दैट आप यहाँ पे हमने n इक्वल टू कितना रखा, 4 रखा था, अगर हम 5 रखते हैं तो ये कम हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगा। तो बेसिकली जब आपका बॉडी कैसा बनता है, रिजिड बॉडी बनता है, समझ पा रहे हो, जब बॉडी कैसा बनता है, रिजिड बॉडी बनता है, तो उस केस में ये चीजें काम नहीं आती। ठीक है, अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला था हमारा, कौन सा फॉर्म, इससे पहले हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3n माइनस कंस्टेंट, जितने कंस्टेंट हमने लगाए हैं, ठीक है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को दिखा रहा है। हालांकि वो फॉर्मूला ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ है, जब हम कंस्टेंट को ये जो पार्टिकल्स के बीच का ये जो बॉन्ड है ना, इसको कंसीडर कर लेते हैं, जो पेयर है इसको कंसीडर कर लेते हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी के केस में हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इस तरीके से नहीं निकालेंगे। ठीक है, कोई भी रिजिड बॉडी, अब ध्यान से सुनो क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई भी रिजिड बॉडी के 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, किसी भी रिजिड बॉडी के 6, कैसे, ध्यान से देखो, ये मैंने कोई एक रिजिड बॉडी कंसीडर किया है, हमारा डस्टर है ना, तो ये मैंने क्या कंसीडर किया है, रिजिड बॉडी। अब ध्यान से देखो, ये आपकी तरफ कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम क्या कंसीडर करेंगे, इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास,
जब भी रिजिड बॉडी की प्रॉब्लम को हम डील कर रहे हैं तब हम उस रिजिड बॉडी का हमेशा सेंटर ऑफ मास कंसीडर करते हैं। सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजें कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो कहाँ होगा, बीच में, जहाँ पे मास इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। अगर आपको निकालना है तो दोनों अंगुलियों को एक साथ लेके जाओ और जहां मिलेगी वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट यहाँ अंदर क्या हो जाएगा, आपका सेंटर ऑफ मास। तो ये मैंने रिजिड बॉडी को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। अब ये रिजिड बॉडी कितने तरह के ट्रांसलेशनल मोशन कर सकती है, वो कर सकती है 3 तरह के। क्या, एक तो आपका एक्स डायरेक्शन में जा सकती है ये, देखो। अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ये तो x हो गया और ये -x हो गया, 2 हो गए। अरे भैया 2 नहीं हुए, इसको हम एक ही डायरेक्शन बोलेंगे, ये 1 हो गया और ये इसको हम x बोल देंगे, इसको हम -x बोल देंगे, लेकिन ये एक ही डायरेक्शन है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो एक x एक्सिस में, दूसरा y एक्सिस में और तीसरा z एक्सिस में। तो 3 तरह के कैसे मोशन कर सकती है, ट्रांसलेशनल मोशन कर सकती है, ठीक है। 3 कैसे मोशन हो गए, ट्रांसलेशन, पहली बात। दूसरी बात, 3 ही तरह के कैसे होंगे, रोटेशनल मोशन। कैसे, देखो मैंने यहां पे रखा है इसको, तो देखो किसी इंस्टेंट पे ये मान लो यहां पे है, ठीक है। तो इसके इसके सेंटर ऑफ मास के कितने कोऑर्डिनेट होंगे, 3 कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स वाई जेड। तो 3 तो ट्रांसलेशन हो गए। अब बात करते हैं कि मान लो ये यहां से यहां तक आने के बाद, है ना, ये 3 तरह के रोटेशन कर सकती है। कौन से रोटेशन होगा, एक तो ये रोटेशन कर सकती है, समझ पा रहे हो, एक तो ये रोटेशन कर सकती है। देखो ये रोटेशन और ये रोटेशन एक ही बात है। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सिस के अबाउट एक प्लेन में है। किस एक्सिस के अबाउट है, जेड एक्सिस के अबाउट है और एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में है और एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के अबाउट है। तो एक तरह का रोटेशन हो गया। दूसरा किस तरह का रोटेशन हो सकता है, ये हो सकता है आपका कुछ इस तरह का, समझ पा रहे हो, इस तरह का। ये रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट, आपकी तरफ जो एक्सिस है एक्स एक्सिस के अबाउट, ये जो रोटेशन है, समझ पा रहे हो, ये जो रोटेशन है ना, इस तरह का रोटेशन, ये जो रोटेशन है। तो 2 रोटेशन हो गए। तीसरा, ये रोटेशन किसके अबाउट होगा, वाई एक्सिस के अबाउट। तो वाई एक्सिस किधर है, इधर है। तो एक रोटेशन कैसा हो सकता है, ये रोटेशन हो सकता है, समझ पा रहे हो। देखो 3 तरह के रोटेशन मैंने कैसे बताए, एक तो ये रोटेशन, या फिर ये या फिर ये एक रोटेशन हो गया किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में रोटेशन हो गया जेड एक्सिस के अबाउट। फिर दूसरा हमने कैसा बताया, दूसरा हमने ये बताया, ये जो रोटेशन है वो एक्स एक्सिस के अबाउट है और जेड और वाई प्लेन में, है ना, वाई जेड प्लेन में है ये, है ना, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट। फिर तीसरा रोटेशन कौन सा बताया, वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। तो इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं, एक्स और जेड कोऑर्डिनेट्स बदल रहे हैं जिन पार्टिकल से मिलके बनी है, ठीक है बात। तो अब यहां पर कोई भी रिजिड बॉडी है वो 3 तरह के मोशन कर सकती है, 3 तरह के रोटेशनल मोशन कर सकती है और 3 तरह के ट्रांसलेशन मोशन कर सकती है। तो कम से कम किसी भी रिजिड बॉडी के, किसी भी 3 डायमेंशनल रिजिड बॉडी के हमारे पास 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे, समझ पा रहे हो। अगर ये मान लो अपने हिसाब से मोशन करे तब की बात है, जब हम और रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो और डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएंगे, समझ पा रहे हो। ये तो रिस्ट्रिक्शंस के ऊपर है, क्या है, आप इसके ऊपर मान लो एक इस तरह का एक प्लेन लगा दिया, है ना, आपने इसको रोक दिया ताकि ये ऐसे रोटेट ना कर पाए, ऐसे रोटेट ना कर पाए, ठीक है। या तो ऐसे रोटेट कर पाए, है ना, या फिर ये ऐसे रोटेट कर पाए, नहीं ऐसे भी नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ ऐसे रोटेट कर पाए। तो इसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएंगे। देखो आपने ऐसे ऊपर प्लेन लगा दिया, है ना, ये सिर्फ ऐसे रोटेट कर सकती है, ये ना तो ऐसे कर सकती है और ना ही ऐसे कर सकती है, ऊपर नीचे, है ना। तो 2 आपने रिस्ट्रिक्शन और लगा दिए, तो इसका मतलब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और कम हो जाएगी। लेकिन किसी भी रिजिड बॉडी के मोशन को बताने के लिए आपको 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की आवश्यकता पड़ती है, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। बहुत जरूरी, आगे हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। इतनी बात हुई। अब हम यस रिजिड बॉडी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अलग एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। एग्जाम्पल किसका कंसीडर करेंगे, हम करेंगे सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का। मुझे लगता है आज ये शायद टॉपिक नहीं हो पाएंगे,
आज सिर्फ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, है ना, लंबा लेक्चर जा रहा है, कोई बात नहीं। तो मेरे पास ये क्या है, एक सपोज दैट ऑसिलेटर है, जो हमारा जो गार्ड बनाया हुआ है, ये अलग क्यों नहीं हो रहा भाई, हो गया। देखो अब ध्यान से देखना, ये एक मेरे पास क्या है, पेंडुलम है भाई, यस। अब ध्यान से देखना, ये पेंडुलम किस तरह का मोशन कर सकता है। देखो ये मैंने इसको यहां से उठा के और ऐसे छोड़ दिया, ये इस तरह से ऑसिलेट कर सकता है, समझ पा रहे हो। मैंने इसको उठा के, देखो यहाँ पे इसका मीन पोजीशन था, मैंने इसको उठा के यहाँ से छोड़ दिया, तो इस तरह का ये मोशन कर सकता है। क्या इसका मोशन दो डायरेक्शन में है? क्या इसका मोशन दो डायरेक्शन में? अब क्यों नहीं है, देखो ये हम एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, देखो हमारा यही रहेगा, ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा ऊपर क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया, ठीक है। अब इसका मोशन किस में है, इसका मोशन किस में है, देखो एक तो ये ऊपर गया तो जेड भी बदल रहा है ना, और एक ये इस साइड गया तो क्या बदल रहा है, इसका वाई बदल रहा है, एक्स नहीं बदल रहा, ये आपकी तरफ नहीं आ रहा, समझ पा रहे हो। तो इसका मोशन किस प्लेन में है, जेड, जेड और वाई, वाई जेड प्लेन में है, समझ पा रहे हो, वाई जेड प्लेन में। तो इसके मोशन को बताने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, अभी तक दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तब तक है जब तक आपको सिर्फ कार्टेशियन का नॉलेज है। अगर आप प्लेन पोलर की बात करो, है ना, तो उस केस में बात कुछ और होगी। कैसे होगी, देखो ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे इस पार्टिकल के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया है, रिस्ट्रिक्शन मतलब कंस्ट्रेंट, ये हमने क्या लगाया, इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया, कंस्ट्रेंट लगाया है। तो ये जो कंस्ट्रेंट है इसका कोई फायदा होना चाहिए। कंस्ट्रेंट हम तभी लगाते हैं जब ये कोई ना कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम करे, है ना। तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट लगाया है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कम कैसे करेगा, कम करने के लिए हमें एक दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना पड़ेगा, वो कौन सा है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, पेंडुलम हो गया, है ना, सॉरी रिजिड सपोर्ट हो गया, ये इसका मीन पोजीशन है, और ये किस तरह से ऑसिलेट करेगा, इस तरह से ऑसिलेट करेगा, ये किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे आ गया। इस एंगल को हम क्या कह देते हैं, एंगल थीटा कह देते हैं, समझ पा रहे हो। अरे वाह भाई, ये तो ऐसा ही बन गया, ये तो बिल्कुल ऐसा बन गया, देखो वाह। देखो अब इसका जो मास है वो m है, अब इसका ये जो लेंथ है, ये जो l है, ये जो लेंथ है, उसको हमने फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे जो पोलर कोऑर्डिनेट है, पोलर कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, देखो ये जो कोऑर्डिनेट है, सपोज दैट इसको हम कोई भी एक्सिस बोल देते हैं, इसको भूल जाओ, इसको देखते हैं, ये हमने y एक्सिस बोल दिया, ये हमने x एक्सिस बोल दिया, ठीक है। तो इस y एक्सिस से ये जो ऑसिलेटर है जितना एंगल बनाएगा, है ना, वो तो थीटा हो जाएगा, और यहां से इस ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, इसकी r हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने कंस्टेंट क्या लगाया, r इक्वल टू एल लगाया मोड ऑफ r, किसके इक्वल है, l के इक्वल है। हमने इसका ये जो लेंथ है वो फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब क्या चीज वेरी हो रही है, वेरी क्या हो रहा है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थीटा बदल रहा है, समझ पा रहे हो। हमने इसका क्या फिक्स कर दिया, r फिक्स कर दिया, सिर्फ और सिर्फ क्या बदल रहा है, थीटा। अब ये जो पार्टिकल किस तरह का मोशन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ अगर ये इस प्लेन में मूव करे तो क्या बदल सकता है, r और थीटा बदल सकता है, लेकिन हमने r को तो फिक्स कर दिया, तो क्या बदल रहा है, थीटा। तो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए, सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, समझ पा रहे हो। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन का नॉलेज है तो आप यहाँ पे कितने करोगे, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम करोगे। लेकिन अब देखो ये जो कंस्ट्रेंट लगा है, इस कंस्ट्रेंट का हमें फायदा मिलना चाहिए, ठीक है। तो उस फायदे के लिए हमने क्या किया है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यूज किए, और उससे हमने r को फिक्स कर दिया, और सिर्फ क्या वेरी हो रहा है, थीटा वेरी हो रहा है ना। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट एक और भी है, एक और कैसे है, ये आपका ऐसे 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 मोशन नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे मोशन कर रहा है, ये ऐसे भी तो जा सकता है, ये भी हमने कंस्ट्रेंट लगाया है। देखो ये आपका ऐसे भी जा सकता है ना, कुछ किसी भी तरह, देखो इससे तो नहीं जाएगा, ये इस तरह का भी मोशन कर सकता है। हालांकि हमने इसको बाउंड किया है कि भैया नहीं, तू सिर्फ इसी प्लेन में घूम,
ये जो प्लेन है तू सिर्फ इसी प्लेन में घूम। तो ये जो मोशन है इसको भी हमने बाउंड किया है। अगर हम इस मोशन को बाउंड ना करते, समझ पा रहे हो कि प्लेन में ना घूम, तू किसी भी तरीके से घूम, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाता है ना, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और बढ़ जाता। तो वहां पे हमें एक तीसरे कोऑर्डिनेट की और जरूरत पड़ती है, वो कौन सा होता, 5 हो जाता है ना। अब अगर आपको कार्टेशियन की नॉलेज है तो आप 3 कोऑर्डिनेट करते एक्स वाई जेड, लेकिन अब आपको किसकी नॉलेज है, स्फेरिकल की नॉलेज है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट की जरूरत है। तब आप ये जो एंगल है वो तो आप थीटा बना देते, और ये उधर इधर जो आ रहा है वो एंगल आप क्या बता देते, 5 बता देते हैं। स्टिल आपका जो आर है, ये जो आर है वो क्या है, आपका फिक्स है। समझ पा रहे हो। तो हम वो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करेंगे जिसमें प्रॉब्लम को डिफाइन करने के लिए, है ना, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए हमें कम से कम डिग्री ऑफ फ्रीडम की जरूरत पड़े। समझ पा रहे हो। हाँ, तो उम्मीद है कि आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान देने लायक है। देखो कंस्ट्रेंट्स जो है, जो अलग अलग टाइप के जो कंस्ट्रेंट, हालांकि कंस्ट्रेंट की हमने बात की है, लेकिन कंस्ट्रेंट्स के बारे में हम एक और सेपरेट वीडियोस बना देंगे जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के कंस्ट्रेंट की बात करेंगे, है ना। कौन से कंस्ट्रेंट किस तरह से मोशन को अफेक्ट करते हैं, कौन से यूजफुल है कौन से नहीं, उसकी बात हम एक अलग सेपरेट वीडियो में कर लेंगे। अभी के लिए हम एक और बात कर लेते हैं, किसकी, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। ठीक है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट की कैसे, ध्यान से देखो। किसी भी पार्टिकल के मोशन, ये पार्टिकल कह दो या सिस्टम कह दो, ये सिस्टम हो गया, इसके सिस्टम को बताने के लिए, है ना, सिस्टम के मोशन को बताने के लिए आपको जितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, उसी को हम क्या कह देते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कह देते हैं। समझ पा रहे हो, जितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट है उन्हीं को हम क्या कह देते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कह देते हैं। देखो अब यहां पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है। जनरलाइज कोऑर्डिनेट 1 है। रिजिड बॉडी के केस में, है ना, या रिजिड बॉडी नहीं, मान लो ये वाला केस है ना, ये पार्टिकल 1 ये पार्टिकल 2, तो इस केस में हमारे पास कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए, 3 और 2 5, 5 जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए। अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम किस तरह से लिखेंगे, पहले ये तरीका देख लेते हैं कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम किस तरह से लिखेंगे। देखो अब ध्यान से देखो, अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स याद हो तो देखो किसी इंस्टेंट पे मान लो पार्टिकल यहाँ पे, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन होगा p क्या होगा, x और y, है ना। x कितना हो जाएगा, ये जो लेंथ है वो हो जाएगा x हो जाएगा, और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है जहाँ पे ये मिल रहा है, ये कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा। ये एंगल कितना है, थीटा है। ठीक है, तो ये y कितना हो जाएगा आपके पास, y का वैल्यू हो जाएगा आपके पास, ये जो इसको हम कितना कह देते हैं, r कह देते हैं, सपोज दैट इसको क्या कह देते हैं, r कह देते हैं। तो ये y कितना हो जाएगा, r cos थीटा हो जाएगा, और x कितना हो जाएगा, r sin थीटा हो जाएगा। आर वी करेक्ट, आर वी करेक्ट, लेट मी चेक, लेट मी चेक। साइन थीटा क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोल दिया, x बोल दिया, हाइपोटेनस कितना है, r है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, r साइन थीटा हो जाएगा। और y का वैल्यू r कोस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं हमारे पास, है ना। हालांकि हमने थोड़ा सा गड़बड़ लिया, गड़बड़ कैसे लिया कि प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस तरह का सीन बनता है, ये x है होता है, ये y होता है, पार्टिकल यहाँ पे है, इसका r हो जाता है, ये एंगल कितना हो जाता है, थीटा। तो उस केस में जो एंगल है थीटा वो x एक्सिस से बनता है ना। यहाँ पे हम एंगल किससे बना रहे हैं, y एक्सिस से एंगल बना रहे हैं, तो इसलिए हमारा इस केस में आपका x इक्वल टू क्या होता है, r कोस थीटा होता है, और y इक्वल टू r साइन थीटा होता है। तो डोंट बी कंफ्यूज, जिस तरह का प्रॉब्लम है उस तरह का इक्वेशन बनेगा। समझ पा रहे, जिस तरह का प्रॉब्लम है उस तरह का इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब देखो इतनी बात हुई, है ना। क्या हम इन कोऑर्डिनेट को, ये जो कोऑर्डिनेट्स है r और थीटा, इनको क्या हम q बोल दें, क्यों कह सकते हैं, r को हमने बोल दिया, r को हमने बोल दिया q1 बोल दिया, और थीटा को हमने बोल दिया सपोज दैट q2 कह दिया। ठीक है, तो अब देखो x का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा,
Q1 साइन Q2 और y का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा Q1 साइन Q3। समझ पा रहे इस तरह का लिख सकते हैं। वैसे ही मान लो अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की बात करते, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते, तो वहां पर हमारे पास तीसरा और आ जाता है, फाई और आ जाता है ना। तो वहां पर हमारे पास इक्वेशन होती है x इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई होता है, y इक्वल टू आर साइन थीटा साइन फाई होता है और z इक्वल टू होता है आर कोस थीटा होता है हमारे पास, है ना। तो वैसे ही हमने r को q1 बोला है, थीटा को q2 बोला है और फाई को हम क्या बोल देते हैं, q3 बोल देते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास q1 साइन q2 और कोस q3 और ये आ जाएगी हमारे पास q1 साइन q2 और साइन q3 और ये आ जाएगी हमारे पास q1 और कोस q2। ठीक है। अब देखो हमने इन इक्वेशंस को, देखो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कह रहे, क्योंकि देखो हम एक्स वाई जेड को आर थीटा फाई में बदल सकते हैं, वैसे आर थीटा फाई को हम एक्स वाई जेड में ही बदल सकते हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअल ये तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, है ना। तो हम उसको इंटरकनेक्ट कर सकते हैं इनको, तो एक इंटरकनेक्ट हमने किया, एक दूसरे से रिलेशन देखे हैं। तो देखो ये इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अब ये जो है हमने Q1 Q2 Q3 इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं। अगर पार्टिकल आपका एक स्फीयर में किसी भी तरह का मोशन कर रहा है तो 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास आर थीटा फाई, उन्हीं को हमने Q1 Q2 Q3 कह दिया है। ठीक है। अब क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि x इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3 और अप टू Qn। मान लो n कोऑर्डिनेट की जरूरत है, वैसे ही y जो है वो भी आपका किसका फंक्शन हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 और Qn। वैसे ही आपका z जो फंक्शन है वो भी किसका हो जाएगा, Q1 Q2 और Qn का। ठीक है। अब देखो हम क्या है ये हमें डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ रही है, इसकी बात करेंगे। कैसे, देखो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, अब देखो ये जो सपोज दैट हम यहाँ की बात करते हैं, यहाँ की बात करते हैं, ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। अगर मैं r का वैल्यू निकालना चाहूँ तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो मेरे पास r का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स, देखो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, ये आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूं, देखो ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं कि x को मैंने Q1 बोल दिया और y को मैंने Q2 बोल दिया। ठीक है। तो अब की बार r का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर और थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स Q1 अपॉन Q2। समझ पा रहे हो। तो इन कोऑर्डिनेट्स को हम बार बार एक्स वाई जेड आर थीटा फाई रो फाई जेड ऐसा नहीं लिखना चाहते, बार बार ऐसा नहीं लिखना चाहते, इसलिए हमने इनको एक जनरल टर्म दे दी है Q1 Q2 Q3 और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं। समझ पा रहे हो बात को। ठीक है। तो देखो इनको हमने इस टर्म्स में लिख दिया और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को हम एक कंबाइन रूप से ऐसा लिख सकते हैं कि आर वेक्टर, इसको हमने आर वेक्टर बोल दिया, आर वेक्टर इज द फंक्शन ऑफ Q1 Q2 Q3 और Qn। ठीक है। और इन Q1 Q2 Q3 जो क्या है, किसी भी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए कि किस तरह का वो मोशन कर सकता है या कर रहा है, वो बताने के लिए हमें जितने इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है उनको हम क्या कहते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम इतनी बात करेंगे, बाकी ये जो कंस्ट्रेंट जो है इस पे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू।